जैसे ही जहाज डूबता है, चारों फंसे हुए गोताखोर उस एक पल का इंतजार करते हैं जो उनके बचने का इकलौता मौका है। जैसे ही दबाव बराबर होता है, दरवाजा खुल जाता है। 3 डाइवर्स पानी के बीच से रास्ता बनाते हैं और सतह की ओर तैरते हैं। ब्रायन शेपर्ड 44 साल के हैं। उनका जन्म यूके के बर्मिंघम में हुआ था, लेकिन वे गर्म मौसम और खासकर गर्म पानी का आनंद लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए। ब्रायन एक कमर्शियल डाइवर हैं जो एक बार में 1 महीने से ज्यादा घर से दूर रहकर DB-29 टेल की पाइपलाइन बिछाने वाली बार्ज पर काम करते हैं। DB यानी डेरिक बार्ज एक तैरता प्लेटफॉर्म है जिसमें अपनी प्रोपल्शन प्रणाली नहीं होती। एक बार्ज को अपनी जगह पर लाने के लिए टगबोट पर निर्भर रहना पड़ता है, जो उसे आगे पीछे धकेलता और खींचता है। डेरिक एक सहायक संरचना है जो खड़ी या कोर पर बनाई जाती है ताकि ऑयल रिग के काम को सहारा दिया जा सके। ये विशेष डेरिक बार्ज समुद्र में पाइप डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि कुएं से तेल को पंप करके उस फिलिंग स्टेशन तक पहुंचाया जा सके जहां जहाज आकर लोड ले सकते हैं। ब्रायन एक सैचुरेशन डाइवर है, जिसका मतलब है कि वो लगभग 28 दिन दबाव में बिताता है ताकि वो और उसके साथी पाइप वर्क को समुद्र तल से जोड़ सकें। लेकिन पाइप जोड़ने के लिए नीचे गोता लगाने और सतह पर आकर डीकंप्रेस करने के बजाय हर डाइव के बाद ब्रायन और उनकी टीम एक डाइव बेल में बार्ज डेक पर आएंगे जो समुद्र तल के समान दबाव में रहती है। इसका मतलब है कि उन्हें अपने 28 दिन के वर्क शिफ्ट के बाद ही डीकंप्रेस करना होगा। DB-29 एक फ्लैट बॉटम बार्ज है जो मैकडरमॉट नामक कंपनी की है, जो मूल रूप से एक इंजीनियरिंग कंपनी है। उन्हें बड़ी तेल कंपनियों से अनुबंध मिलते हैं ताकि वे समुद्र तल के नीचे से तेल निकालने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें। यह पहले गल्फ ऑफ मैक्सिको में और बाद में एशिया में संचालित हुई। अपने जीवन काल के दौरान DB-29 को इसी श्रेणी की 2 अन्य बार्ज DB-27 और DB-28 के साथ एक ले बार्ज से डेरिक बार्ज में बदल दिया गया था। इसका मतलब है कि पहले यह सपाट बार्ज था और बाद में इसमें 3000 टन का डेरिक जोड़ा गया। डेरिक बार्ज के केंद्र से पाइप को सीधा नीचे उतारने देता था, जिससे पाइप जोड़ने और उन्हें समुद्र में उतारने की एक वैकल्पिक तकनीक मिलती थी। DB-27 पर काम करने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि बार्ज ऊपर से भारी महसूस होती थी और एक बार जब बार्ज हवा के आड़े थी तो वो लहरों पर इतनी जोर से डोल गई कि उसे लगा कि बार्ज पलट जाएगी और डूब जाएगी। अपने जीवन में DB-29 कई बार बाल बची। 1986 में यह ताइवान जलडमरू मध्य में काम कर रहा था जब क्षितिज पर टाइफून ज़ीक दिखाई दिया। कैप्टन बिली बंदरगाह में शरण के लिए भागे। टाइफून नवॉन के समय भी ऐसा हुआ, लेकिन जब टाइफून AB आया तो कप्तान बिली यंग भागने और कीमती काम का समय गंवाने से थक चुके थे, इसलिए उन्होंने वहीं टिके रहने का फैसला किया। टाइफून के करीब आने पर DB-29 को टग स्मिथ लॉयड 108 द्वारा खींचते हुए ऑयल प्लेटफॉर्म से बाहर ले जाया गया। एंकर वापस लेने का समय न होने पर क्रू ने तारें ढीली छोड़ दीं और तूफान झेलते हुए पश्चिम की ओर बढ़ने की कोशिश की। कई मैकडरमॉट जेरोमैक टग पहले ही जा चुके थे। तूफान के दौरान टोइंग ब्राइडल 2 बार टूट गया और हालांकि SL-108 ने पहली बार इसे फिर से जोड़ दिया था, दूसरी बार यह इतना ताइवान के तट के पास टूट गया कि डच कप्तान को बार्ज छोड़ना पड़ा। DB-29 ने रेतीली उथली पट्टी पार किया और सपाट कीचड़ भरे समुद्र तट पर फंस गया, पास की चट्टानों से बचते हुए। 2 दिन बाद जेरोमैक टग्स वापस आए ताकि DB-29 को फिर से तैराने की कोशिश कर सकें, लेकिन एक टग बहुत उथले पानी में चला गया। उसका रडर और स्टर्न पोस्ट टूट गया, पानी भर गया और वो भी फंस गया। इससे पूरा दृश्य एक स्थानीय तमाशा बन गया। 1 महीने की आखिरी काम करने लायक ऊंची ज्वार के 3 दिन बाद SL-108 ने आखिरकार DB-29 को खींचकर आजाद कर दिया। इसे ताइचुंग ले जाकर जल्दी मरम्मत की गई और बिना हुल के उचित निरीक्षण या इंटेग्रिटी चेक के फिर से काम पर भेज दिया गया। समुद्र में बने रहने के इस फैसले ने DB-29 के कप्तान को टाइफून बिली का उपनाम दिला दिया। DB-29 पर मौजूद सैचुरेशन डाइविंग सिस्टम में
कोई हाइपरबैरिक इवैक्यूएशन सिस्टम नहीं है। उस समय डाइव सुपरवाइजर ने समझदारी दिखाते हुए अपने डाइविंग दल को टाइफून से पहले सुरक्षित डीकंप्रेस कर लिया। हाइपरबैरिक इवैक्यूएशन सिस्टम एक ब्रेकअवे लाइफ बोट है जो बार्स डूबने पर अलग होकर तैरती है और डाइवर्स के लिए वर्किंग प्रेशर बनाए रखती है। इससे वे चेंबर में ही डीकंप्रेशन कर सकते हैं और अगर बार्ज उनके नीचे डूब भी जाए तो चेंबर अलग होकर तैरता रह सकता है। इन सब का कोई मतलब नहीं था क्योंकि उनके पास ऐसा सिस्टम नहीं था और उन्हें इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी। इस काम को पूरा करने के बाद DB-29 को मरम्मत के लिए सिंगापुर भेजा गया और फिर एक नए मिशन के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई ग्राहक ने DB-29 को स्वीकार करने से इनकार कर दिया जब तक कि मैकडरमॉट उसमें एक हाइपरबैरिक इवैक्यूएशन सिस्टम नहीं लगा देता। मजबूरी में उन्होंने ऐसा किया और DB-29 ने अगले कुछ साल ऑस्ट्रेलियाई समुद्री क्षेत्रों में पाइप बिछाए। अब आते हैं 1991 पर और वो बार्ज ऑस्ट्रेलिया छोड़कर मेंटेनेंस के लिए सिंगापुर लौट जाता है। नियमित मेंटेनेंस के दौरान मैकडरमॉट और टाइफून बिली तय करते हैं कि हाइपरबैरिक इवैक्यूएशन सिस्टम हटाकर सिंगापुर में छोड़ दें ताकि डेक पर और पाइप रखने की जगह बन सके। अपने नियमित मेंटेनेंस के बाद यह दक्षिण चीन सागर में अपने 195 क्रू मेंबर्स के साथ काम शुरू करता है जिसमें 4 सैचुरेशन डाइवर्स शामिल हैं, जॉन लायंस, स्टीव हार्डी, टेरी डेनिसन और ब्रायन शेपर्ड। जहाज पर जीवन कुछ हद तक सामान्य है। सैचुरेशन डाइवर्स जॉन, स्टीव, टेरी और ब्रायन बारी बारी से शिफ्ट्स करते हैं। उनका काम पाइप्स को जोड़ना और उन्हें पाइपलाइन के रास्ते में पानी की सतह से 110 मीटर नीचे सुरक्षित करना है। पाइप का एक हिस्सा बिछते ही प्रक्रिया दोहराई जाती है। 2 गोताखोर डाइव बेल में जाकर 110 मीटर नीचे उतरकर काम शुरू करते हैं। पहले एक गोताखोर शांत पानी में जाता है जबकि दूसरा बेल में रहकर सहायता करता है। कुछ घंटों बाद गोताखोर अपनी भूमिकाएं बदल लेते हैं। समुद्र का तापमान 26 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यही इस काम की एक खासियत है। उन्हें नॉर्थ सी के ऑयल रिग्स की जमा देने वाली ठंड में काम नहीं करना पड़ता। शिफ्ट के बाद वे डाइव बेल सील कर देते हैं और बार्ज का डेरिक क्रेन उन्हें 110 मीटर ऊपर डेक तक खींच लाता है। वे डेक पर हैबिटेट से जुड़कर रोजमर्रा की जिंदगी बिताते हैं जिसमें सोना, पढ़ना और साथियों संग खाना शामिल है। वे एक प्रेशराइज्ड हैबिटेट में रहते हैं जो एक डाइव चैम्बर है जिसमें बंक, टॉयलेट और बैठकर खाने के लिए एक टेबल होती है और शायद दूसरे डाइवर्स के साथ ताश खेलने के लिए भी। 1 महीने तक इस प्रेशर कैप्सूल में बंद रहना आमतौर पर साधारण होता है, लेकिन इस समय टाइफून के बारे में सोचने का रोमांच भी रहता है। दक्षिण चीन सागर में टाइफून ज्यादातर जुलाई से सितंबर के बीच आते हैं। 13 अगस्त को टाइफून सीजन के चरम के ठीक बीच में टाइफून फ्रेड के बारे में एक अलर्ट जारी होता है। गोताखोरों को बताया गया कि फ्रेड इस इलाके में है, लेकिन उनकी तरफ नहीं आ रहा। टाइफून बिली, बार्ज के कप्तान, गोताखोरों को 110 मीटर से ऊपर बुलाते हैं और बार्ज को निकलने के लिए तैयार करने का आदेश देते हैं। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ब्रायन के दिमाग के किसी कोने में वह अलग अलग संभावनाओं के बारे में सोचने लगता है। अधिकांश गोताखोर सोचते हैं कि अलग अलग संभावनाएं क्या हो सकती हैं, खासकर जब उनके पास समय होता है, लेकिन अधिकतर संभावनाएं सच नहीं होती और तूफान बस तेज हवाओं और समुद्र में ऊंची लहरें छोड़कर निकल जाता है। ब्रायन के दिमाग में सबसे संभावित स्थितियों में से एक ये है कि डाइव सुपरवाइजर गोताखोरों को डीकंप्रेस करने का फैसला करता है ताकि अगर तूफान उनकी ओर आए तो वे तूफान के टकराने पर चैम्बर में फंसे न रहें, और ठीक यही होता है। सिर्फ एहतियातन डाइव सुपरवाइजर गोताखोरों को डीकंप्रेस करने का फैसला करता है। उनकी काम करने की गहराई 100 मीटर से ज्यादा है, इसलिए पूरी तरह डीकंप्रेस होने में करीब 4 दिन लगेंगे। लेकिन कुछ प्रायोगिक त्वरित डीकंप्रेशन सारणियां भी हैं और अब थोड़ी जल्दी भी है। जब चैम्बर के बाहर डाइव सुपरवाइजर गोताखोरों को बताते हैं कि वे यही करने वाले हैं। चैम्बर के अंदर ब्रायन, टेरी, स्टीव और जॉन बाहरी ताकतों के रहमो करम पर हैं। अगर टाइफून आया तो वे चैम्बर में फंस जाएंगे। अगर डाइव सुपरवाइजर
उन्हें डीकंप्रेस करने का फैसला करते हैं तो वही होगा। अगर बार्ज प्रबंधन ने हाइपरबैरिक इवैक्यूएशन सिस्टम हटाने का फैसला किया तो उनके पास कोई नियंत्रण नहीं रहता। शायद उन्हें इन बातों पर चर्चा का मौका मिलता है, लेकिन उनकी जिंदगी किसी और के हाथ में होती है। जब डाइव सुपरवाइजर बताते हैं कि वे डीकंप्रेशन शुरू कर रहे हैं क्योंकि टाइफून फ्रेड आ रहा है और जल्दी बाहर निकलना है, तो गोताखोरों के दिमाग में कई सवाल और संभावनाएं तेजी से आती हैं। असल में टाइफून फ्रेड उन तक 48 घंटे बाद पहुंचेगा। गोताखोर खराब मौसम के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। वे पहले खाना लेते हैं ताकि समुद्र खराब होने पर ऊर्जा रहे। वे अतिरिक्त खाना भी लेते हैं क्योंकि खराब समुद्र में दोबारा आपूर्ति नहीं ले सकते। फिर वे अपनी चीजें सुरक्षित रखते हैं और गैर जमी चीजों को बांध देते हैं ताकि वे ना हिलें और किसी को चोट न लगे। वे आराम करने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि फ्रेड बिना किसी घटना के निकल जाए। गर्म समुद्र में ब्रिटिश गोताखोर मजाक करते हैं कि इससे बुरा नॉर्थ सी की ठंड हो सकती थी। बार्ज खुद नहीं चल सकती तो टग कप्तान रॉबर्ट स्वाट अपनी उपयुक्त नाम वाली टग टाइफून को पास लाते हैं और 128 मीटर लंबी बार्ज DB-29 को टाइफून के अनुमानित रास्ते से दूर खींच ले जाते हैं। फ्रेड लगभग 2 नॉट्स की रफ्तार से एक बार फिर टाइफून बिली टाइफून से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। 14 अगस्त को गोताखोर की डीकंप्रेशन प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, लेकिन दौड़ जारी है। दो में से एक चीज होने वाली है, या तो वे फ्रेड से इतना आगे निकल जाएंगे कि आराम से डीकंप्रेस कर सकें, या फ्रेड उन्हें डीकंप्रेशन पूरा करने से पहले पकड़ लेगा। यह किसी ट्रेन दुर्घटना को स्लो मोशन में देखने जैसा है। हवा तेज होती है और लहरें बड़ी हो जाती हैं। डीकंप्रेशन में कई दिन लगेंगे क्योंकि टाइफून फ्रेड की ताकत बढ़ रही है। 15 अगस्त को डीकंप्रेशन शुरू हुए 2 दिन हो चुके हैं। बार्ज पर बेचैनी का माहौल है। 2 10 टन के स्टील के लंगर डेक पर ढीले होकर हैच के पास की लकड़ी तोड़ देते हैं, जो बार्ज के डीसैलिनेशन प्लांट की ओर जाती है। हैच खुलते ही तेज धातु की आवाज होती है और समुद्री पानी अंदर आता है। प्रथम इंजीनियर डीसैलिनेशन रूम के पास पंप रूम में भागते हैं और दरवाजे पर फर्श की प्लेटें वेल्ड करके उसे बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी का दबाव बहुत ज्यादा रहता है। वह जेट पंप के वाल्व खोलता है और पानी की मोटी धार फायर होस की तरह बाहर निकलती है, लेकिन पानी उसके घुटनों से ऊपर चढ़ता ही जाता है। पानी जेट पंप के एयर इनटेक्स तक पहुंचते ही सिस्टम फेल हो जाता है और बार्ज डूबने लगती है। आपदा को टालने के लिए इंजीनियर जेट पंप को चालू छोड़ देता है और 2 कमरों को वाटरटाइट दरवाजे से सील कर देता है। वह मुख्य इंजीनियर से कहता है कि जहाज नहीं बच सकता। जहाज अपनी सुरक्षित सीमा से बाहर है क्योंकि उसमें 18 डिग्री से ज्यादा झुकाव आ चुका है। आदमी बार्ज के अंदर दौड़ते हैं, वाटरटाइट दरवाजे बंद करते हैं, इस उम्मीद में कि वे इतनी तैरने की क्षमता बनाए रख सकें जिससे जहाज पलटने से बच जाएं। तक से जुड़ी खींचने वाली रस्सी टूटते ही वे लाइफ राफ्ट्स को आजाद कर देते हैं, जिससे बार्ज समुद्र की तेज लहरों के सामने बगल की ओर आ जाता है। आगे बढ़ने की गति के बिना जहाज अक्सर समुद्र की लंबी लहरों की डोल में फंस जाते हैं। जहाज धीरे धीरे डोलता है और आदमी चिल्लाते हैं, कूदो कूदो। शरीर और राफ्ट डेक पर गिरते हैं। गैंट्री क्रेन गिरती है और एक इलेक्ट्रीशियन को कुचल देती है। फिर डेक अचानक ऊपर उठता है और एक आदमी को 45 मीटर दूर डेक के पार और समुद्र में फेंक देता है। वह सतह पर आता है और डीजल और पानी में हांफता है। उसके चारों ओर समुद्र में लाइफ जैकेट पहने हुए शव तैर रहे हैं। वह एक उल्टा लाइफ राफ्ट देखता है और उसकी ओर तैरता है। 2 फिलिपीनी क्रू मेंबर उसे राफ्ट पर खींच लेते हैं। चेंबर में गोताखोर बार्ज पर मौजूद लोगों से कटे हैं, पर मुझे यकीन है वे हवा तेज होने का एहसास कर सकते हैं। अधिकांश नाविक बता सकते हैं कि उनका जहाज पानी में ठीक नहीं बैठा है। मैं सोचता हूं, क्या गोताखोर महसूस कर सकते थे कि बार्ज एक तरफ झुक रही है, जैसा पानी भरने पर होता है? अगर गोताखोर अपनी पोर्थोल से बाहर देखते तो शायद वे डेक पर ज्यादा लोगों को देखते और उनके चेहरों पर एक खास चिंता दिखाई देती। मल्लाह खराब मौसम में नारंगी लाइफ जैकेट पहनकर डेक पर आते हैं ताकि बार्ज डूबने पर वे डेक के नीचे न फंसें।
कोई भी नहीं चाहता कि उसे एक छोटी सी कैबिन में बंद कर दिया जाए और समुद्र की गहराई में घसीट लिया जाए। चैम्बर में मौजूद गोताखोरों के लिए हैच जीवन और मृत्यु की सीमा है। वे प्रियजनों को पत्र लिखते हैं और डाइव सूट में रखते हैं ताकि हमेशा साथ रहें। जैसे ही बार्ज पानी में नीचे बैठता है, लहरें डेक पर आने लगती हैं। गोताखोर अभी भी पानी के नीचे 20 मीटर के बराबर दबाव में हैं। इसका मतलब है कि वे अभी भी डिकम्प्रेशन की प्रक्रिया में हैं। वे 100 मीटर के बराबर दबाव से लेकर 20 मीटर के बराबर दबाव तक आ चुके हैं, लेकिन चैम्बर के अंदर ये अभी भी सतह के मुकाबले 3 गुना ज्यादा दबाव है। चैम्बर के अंदर का दबाव हैच को बंद रखता है। वे हैच को नहीं खोल पाएंगे, चाहे चारों मिलकर भी उसे खोलने की कोशिश करें। हैच तभी खुलेगा जब चैम्बर के अंदर का दबाव बाहर के दबाव के बराबर हो जाएगा। पिछला हिस्सा पानी में डूबा हुआ है और डेक पर अफरा तफरी मची हुई है। कोई भी गोताखोरों पर ध्यान नहीं दे रहा है। हर कोई अपनी जान बचाने में लगा है। बार्ज डूबना शुरू हो जाता है। तूफान अपने अनुमानित समय से कई घंटे पहले ही आ गया है। गोताखोर बहुत ही खतरनाक स्थिति में है। जैसे ही बार्ज डूबता है, जब वे 20 मीटर की गहराई पर पहुंचेंगे, हैच खुल जाएगा। वह एक दबाव का अंतर है। 20 मीटर से ऊपर चैम्बर के अंदर का दबाव बाहर के दबाव से ज्यादा होता है, जिससे हैच बंद रहता है। 20 मीटर पर चैम्बर के अंदर का दबाव और बाहर का दबाव बराबर होता है, और जैसे जैसे वे नीचे जाते हैं, दबाव का अंतर बदलता है। 20 मीटर से नीचे बाहर का दबाव चैम्बर के अंदर के दबाव से ज्यादा होता है। जैसे ही वे सही गहराई पर पहुंचते हैं, बाहर का दबाव अपने आप हैच को खोल देगा। जैसे ही ऐसा होता है, पानी चैम्बर में आना शुरू हो जाता है। हालात और खराब हो जाते हैं, क्योंकि बार्ज डूबते वक्त पूरी तरह पलट जाती है। अब मुझे ठीक नहीं पता कि इन गोताखोरों के साथ क्या हुआ, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जहाज के डूबने के दौरान वे जिंदा थे। किसी समय, शायद जब जहाज पलटता है, ब्रायन के पैर में एक गहरा घाव हो जाता है। सैचुरेशन हैबिटेट्स के चैम्बर को अंदर से लॉक नहीं किया जा सकता, इसलिए वे खुद को लॉक नहीं कर सकते। किसी समय हैच खुल जाएगा। उस समय जैसे जैसे वे गहराई में जाएंगे, पानी धीरे धीरे ऊपर आएगा, या अगर हैच सतह की ओर है तो पानी अचानक अंदर भर जाएगा। हम जानते हैं कि कम से कम एक गोताखोर चैम्बर में है और ऑक्सीजन खत्म होने पर धीरे धीरे मर रहा है। तो हम मान सकते हैं कि चैम्बर में पानी तेजी से नहीं भरता। अगर गोताखोर चैम्बर में रहते हैं, तो वे एक छोटे से हवा के हिस्से से सांस लेंगे, जिसमें ऑक्सीजन की जगह जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड भरने लगेगी। मैं मानूंगा कि वे विकल्पों पर विचार करने लगते हैं। चैम्बर में रहना लगभग निश्चित मौत है। एक बचाव गोताखोर टीम को बहुत ही कम समय में उन्हें ढूंढना होगा। ऊपर तूफान के चलते ऐसा होना बहुत ही असंभव है। उनका दूसरा विकल्प है सतह तक तैरने की कोशिश करना। पूरी डिकम्प्रेशन न होने से उन्हें डिकम्प्रेशन सिकनेस हो जाएगी। संभव है कि वे उससे बच जाएं, लेकिन अगर वे किसी तरह सतह तक तैर भी पाएं, तो उन्हें बहुत तेज दर्द होगा और सतह तक पहुंच पाना ही बहुत ही असंभव है। उन्हें सबसे पहले उल्टे डेक पर मौजूद बाधाओं के चारों ओर तैरना होगा और फिर पूरी तरह सतह तक पहुंचना होगा। अगर वे सतह तक पहुंच भी जाएं, तो वहां तेज तूफान है और बचाव दल के उन्हें ढूंढने की संभावना कम है। उनके खिलाफ सारी संभावनाएं खड़ी हैं। जहाज पर मौजूद बाकी 191 नाविकों की भयावह स्थिति फिलहाल इन लोगों के लिए दूर की बात है, क्योंकि वे अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जैसे ही पानी का दबाव चैम्बर के अंदर के दबाव के बराबर हो जाता है, हैच खुल जाता है और पानी धीरे धीरे चैम्बर में भरने लगता है। स्टीव, टेरी और जॉन तैरकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं पता कि वे लोग बीच पानी में तैरकर बाहर निकलते हैं या फिर वे तब तक इंतजार करते हैं जब तक बार्ज समुद्र की तली से नहीं टकरा जाता। टगबोट ब्रिज पर कप्तान स्वाट लोगों को पानी में कूदते देख तुरंत आपातकालीन संदेश भेजते हैं। 9:08 बजे वह कैनबरा के समुद्री बचाव केंद्र से संपर्क करते हैं और उन्हें बताते हैं कि बार्ज पलट गई है और 100 से ज्यादा लोग पानी में हैं। हांगकांग से हेलीकॉप्टर भेजे जाते हैं और ब्रिटिश सेना
तूफान में दुर्घटना स्थल तक पहुंचने की कोशिश करती है। पहले एक फिक्स्ड विंग विमान आता है और देखता है कि लहरों पर केवल बार्ज की कील दिख रही है, जबकि मलबा और राफ्ट्स समुद्र में दूर तक फैले हैं। टग टीम लोगों को पानी से बाहर निकालती है। चीनी जहाज मिंग प्लेंटी वहीं निशान के तौर पर रुका रहता है और सोवियत मालवाहक उलानुदा बचे लोगों को अपने साथ ले जाता है। रॉयल एयरफोर्स का विंचमैन पानी से 20 मीटर ऊपर उड़ रहे हेलीकॉप्टर से उफनती लहरों में नीचे उतारा जाता है। वो हवा से लड़ता है जब तक कि वो 8 लोगों वाले लाइफ राफ्ट तक नहीं पहुंच जाता। वो ट्रिपल हार्नेस में एक साथ 3 लोगों को ऊपर खींचता है जब तक सभी सुरक्षित नहीं हो जाते। अगले कुछ दिनों में 173 क्रू मेंबर्स बचाए जाते हैं। 22 लोगों की मौत हो गई, जिसमें टाइफून बिली और 3 रेडियो ऑपरेटर शामिल थे जो अपनी पोस्ट पर डटे रहे। सभी 4 गोताखोरों की भी मौत हो गई। जो 3 लोग तैरकर बाहर निकले वे डूब गए और उनके शव सतह पर बरामद किए गए। पोस्टमार्टम से पता चला कि उनके शरीर में इतनी गैस के बुलबुले नहीं थे जिससे गंभीर डीकंप्रेशन सिकनेस हो सके। अगर वे सतह तक पहुंच जाते तो शायद बच सकते थे। सैचुरेशन डाइवर्स ने लगभग 2 महीने बाद ब्रायन शेपर्ड का शव बरामद किया। डाइवर का खुद तैरकर बाहर निकलने का फैसला सही था। यही सबसे ज्यादा बचने की संभावना वाला विकल्प था। ब्रायन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि उसकी मौत दम घुटने से हुई, यानी वो चैम्बर के भीतर एक एयर बबल में तब तक रहा जब तक उस बबल की ऑक्सीजन खत्म नहीं हो गई और उसका दम घुट गया। आखिरकार उस हैच के एक तरफ या दूसरी तरफ होना सिर्फ इस बात को तय करता था कि वे कैसे मरे। लेकिन इन चारों गोताखोरों की किस्मत पहले ही चेंबर में तय हो गई थी। हमारा नवीनतम आपदा वीडियो देखने के लिए अभी स्क्रीन पर दिख रहे लिंक पर क्लिक करें।